वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द फोर्थ चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। चलिए शुरू करते हैं। सो जो पहला सवाल आपका है, द कन्वर्जन ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर इज डन बाय। अगर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और आप ओवरऑल इसका एक वोल्टमीटर का काम कराना चाहते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? तो इसके साथ में आपको एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना होगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं सो दैट ये ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज कर जाए आपका। ठीक है, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है इससे तो काफी मिली एम्पियर रेंज का करंट ही पास हो सकता है, इसलिए आप चाहते हैं कि ओवरऑल आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाए। ये तभी होगा जब आप एक हाई रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। If beams of electrons and protons move parallel to each other in the same direction, then they। अब देखिए आपके पास ऐसा है कि एक आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर जा रहा है और सेम डायरेक्शन कह रहा है। सेम डायरेक्शन में मतलब प्रोटॉन भी आपका ऐसे ऊपर जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है। तो ये तो आपका एक मान लो, इसको मैं I2 करंट कह देता हूं। पर ये जो पहला वायर है, पहले वायर में जो करंट होगा वो किधर होगा? वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, तो करंट आपका इधर नीचे की तरफ होगा। तो भले आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपका सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। और जब ऐसे दो पैरेलल वायर्स होते हैं जो आपका दो अपोजिट डायरेक्शन में से जाएं, उसमें करंट फ्लो करे, तब उनपे जो फोर्सेस लगता है वो आपका इस तरह से बाहर की तरफ लगता है। सो इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे क्योंकि फोर्सेस हैं वो इस तरह से बाहर लग रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इज। ये आपका एक सर्कुलर कॉइल है, इसको हम पूरी तरह से सर्कल ही मानते हैं। ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि पूरी तरह से क्लोज है आपका ये, और ये आपका स्ट्रेट वायर भी इसका पार्ट है। तो ये वायर है जिसमें स्ट्रेट और ऐसा सर्कल दोनों पार्ट है, और आपको सेंटर मान लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, तो वो कितना होगा? देखिए, एक जो आपका जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है आपको म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर। ये हो जाएगा सेंटर पे, सिर्फ सर्कुलर पार्ट के कारण। ठीक है, और ये जो आपका स्ट्रेट वायर है इसके कारण कितना होगा? यहां पर स्ट्रेट वायर से कितना दूरी पर है? आर डिस्टेंस पे। ठीक है, जो आपका पॉइंट है जहां हम निकालना है, क्योंकि हमें सेंटर पे निकालना है। तो स्ट्रेट वायर के कारण आपका जो है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या है? हमें डायरेक्शन देखना है, क्योंकि ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तभी आप नेट निकाल सकते हो। तो अब आप इस सर्कुलर पार्ट को देखो। सर्कुलर पार्ट में करंट जो है वो आपका ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है। जब वो क्लॉकवाइज जाएगा तो देखिए, हम अगर फिंगर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारा थंब अंदर की तरफ जाता है या स्क्रीन के अंदर की तरफ जाता है। जब हम इसको देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो ये इनसाइड जा रहा है या इनटू द पेपर या इनटू द स्क्रीन, जैसा भी आप समझ लीजिए। तो ये अंदर की तरफ हो गया, किसके कारण? इस सर्कुलर पार्ट के कारण। सर्कुलर पार्ट के कारण आपका फील्ड जो है वो अंदर की तरफ हो गया। अब स्ट्रेट वायर में क्या है? स्ट्रेट वायर में देखिए, स्ट्रेट वायर ऐसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो अगर मैं स्ट्रेट वायर में अपना थंब मेंटेन करूं तो कर्लिंग कैसी होती है? बाहर की तरफ होती है ऐसे। अगर आप सामने स्क्रीन है, सामने अगर आपका जो स्क्रीन है उसके आधार पे देखा तो कैसा दिखेगा? ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है आपका। जब वो बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब जो सर्कुलर पार्ट के कारण अंदर हो गया और इसके जो स्ट्रेट के कारण आपका बाहर की तरफ हो गया। सो जो नेट होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सेंटर या सर्कुलर माइनस स्ट्रेट करने से मिलेगा, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो गए हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक है आपको म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर, दूसरा है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां आपको दिख रहा है 2r कांस्टेंट जा रहा है, तो म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर कॉमन ले लेता हूं। यहां बच गया 1 माइनस 1 बाई पाई। ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड चला आता है। ठीक है, सो हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन सी देखिए, यही है आपका म्यू नॉट आई बाई 2r 1 माइनस 1 बाई पाई। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड निकालने में हमेशा डायरेक्शन को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेट निकालते समय। आगे देखते हैं। In a moving coil galvanometer, the deflection phi on the scale by a pointer attached to the spring is।
अब देखो डिफ्लेक्शन, ये फाई और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ऐसे तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं, रिलेशनशिप क्या है? तो रिलेशनशिप का जो बेस है कि आपका जो कॉइल के ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है और वो होता है BINA, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, ठीक है। और आपका जो स्प्रिंग होता है उसमें, उसके ऊपर आपका जो आपका टॉर्क लगता है, रीस्टोरिंग टॉर्क, वो होता है आपका K फाई, ठीक है। सो इसको हम K फाई के बराबर कर देते हैं। जब वो इक्विलिब्रियम में आएगा, जब दोनों टॉर्क आपका बराबर हो जाएंगे, पॉइंटर वहीं पे जाके रुकता है, तो इसीलिए आपका हम इसको बराबर कर देते हैं। और यहां से हमारा फाई कितना निकल जाएगा? यहां से फाई हमारा निकल जाएगा BNA/K × I, तो ये हमारा फाई निकल जाता है। सो देखिए हमारा कौन सा है? BNA/K × I, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें यही हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क इक्विलिब्रियम में इक्वल हो जाते हैं, वहां से हम इस फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज, अब देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अगर आपके पास एक ऐसा लूप है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है और इसका एरिया A है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है I × A। तो I हो गया आपका एम्पियर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो दिस इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। एम्पियर मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर वायर एट द पॉइंट O, इस पूरे वायर के कारण आपका यहां पर O पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अब देखो वायर में कुछ स्ट्रेट पार्ट है और आपका हाफ, एक सेमी सर्कुलर हाफ आपका पार्ट है। अब स्ट्रेट वायर जो है, जो आपका PQ और ST है, इनके कारण यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसी एक्सिस पे देखो ये पॉइंट लाई करता है, इन्हीं के एक्सिस पे, जिस एक्सिस में आपका करंट एलिमेंट है उसी एक्सिस पे आपका ये पॉइंट लाई करता है। तो वायर के अंदर जो करंट होता है खुद के ऊपर या उसी लाइन में जो एक्सिस है उसके ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है, तो इसीलिए यहां पर इसके कारण और इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो जो होगा ये सेमी सर्कुलर आर्क जो है आपका, इसी के कारण होगा। अगर ये सेमी सर्कल ना होके पूरा सर्कल होता तो कितना होता मैग्नेटिक फील्ड? तब उस समय मैग्नेटिक फील्ड हो जाता आपको μ0I/2r, इतना होता। पर है तो ये सेमी सर्कल, उसका आधा है, तो क्या करते हैं, आधा कर देते हैं इसको। जो पूरा सर्कल के कारण जो होता है उसका आधा कर दिया, तो हमारा कितना आ गया? μ0I/4r। सो आपका आ गया ये μ0I/4r, दिस इज द आंसर, ठीक है। अगर पूरा होता तो μ0I/2r, अब आधा है तो μ0I/4r हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक लॉजिक को स्ट्रेट लाइन का हमें समझना है कि एक्सिस पे होने के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर P and Q ऑफ रेडियस R कैरिंग द करंट I, सेम करंट दोनों में है, और आइडेंटिकल बोलने का मतलब रेडियसन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको अगर कोई ऐसे सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप को आइडेंटिकल बोल दिया, इसका मतलब रेडियस सेम है। आर केप्ट इन ए परपेंडिकुलर प्लेन्स, ये दोनों प्लेन्स जिसमें ये लाई कर रहे हैं दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। आपको बताना है कि जो कॉमन सेंटर, ये रहा आपका कॉमन सेंटर, इसको O कह देता हूं, यहां पर आपका जो डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। दोनों आपके वायर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, तो उनके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो सर्कुलर वायर के सेंटर पे ये है, किसी भी सर्कुलर वायर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2r। तो यहां कौन कौन से फैक्टर है? करंट है और रेडियस है। अब दोनों का, ये दोनों चीज तो सेम कर दिया, बोल दिया सेम करंट भी है और आइडेंटिकल होने से रेडियस भी सेम है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अब बात आती है डायरेक्शन का। सो डायरेक्शन दे देते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। पहले P को देखते हैं। P में देखिए आपका करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से करंट घूम रहा है, तो थंब कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। सो जो P के कारण आपका जो करंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। इस तरह से घूम रहा है तो ऊपर की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसको मैं इधर ऐसे बना देता हूं, ऊपर की तरफ यहीं पे बनाता हूं, इसको मैं कह देता हूं BP, ठीक है, ये मैं BP कह दिया। ध्यान दीजिएगा दोनों सेम होगा, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन देखना है। अब Q पे आते हैं। Q पे कैसा करंट है? ऐसा है लूप, देखिए ऐसा करंट जा रहा है आपका, तो इस तरह से लूप हुआ। इस तरह से जब होगा तो आपका थंब किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है।
तो इधर बना देता हूं मैं, ये हो गया आपका राइट की तरफ बी क्यू। ठीक, अब दोनों सेम है, दोनों सेम होगा, जब दोनों ही वेक्टर सेम होंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करते हुए निकलेगा और ये होगा 45 डिग्री। सो इसका आंसर जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री आप कह सकते हो विद द हॉरिजॉन्टल, ये इसका डायरेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर मैग्नीट्यूड नहीं मांगा। मान लो आपसे बोल देता कि वो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड भी आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप क्या करो, इससे आप पूरा एक ऐसे ट्रायंगल बना लो। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये आपका BQ हो गया, ये अगर BP है तो ये साइड भी BP हो जाएगा, और ये आपका B नेट है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो B नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा इसका? अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा √BQ² प्लस BP²। अब दोनों तो सेम है, दोनों सेम होने से कितना हो जाएगा? √2B हो जाएगा, है ना। और या √2B कितना है हमारा? B है हमारा μ0I/2r। तो ये हो गया आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वैल्यू हो गया और ये हो गया आपका डायरेक्शन 45 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। टू स्मॉल सर्कुलर लूप्स 1 and 2 कैरिंग इक्वल करंट, सेम करंट दोनों में पाया जा रहा है, आर प्लेस्ड विद ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O? यहां पर इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना होगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इन दोनों के कारण। तो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट लगेगा, जो सर्कुलर लूप होते हैं उसके एक्सिस वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो लगेगा। इससे पहले का क्वेश्चन था सर्कुलर लूप के सेंटर का कॉन्सेप्ट, ये सर्कुलर लूप के एक्सिस वाला है। यहां पर भी आप जानते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है आपको? μ0IA² प्लस A² 3/2। ठीक है, वेर A आपका रेडियस है, X है आपका पॉइंट और सेंटर के बीच का दूरी। तो यहां X ही आपका दिया हुआ है, रेडियस मान लो हम A कह देते हैं इसको। ठीक है, दोनों का सेम है, आइडेंटिकल लूप, अगेन आइडेंटिकल मतलब सेम रेडियस होना है। तो यहां पर अगेन डायरेक्शन की बात आती है। पहला वाला को देखते हैं। पहला में करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है आपका, इस तरह से करंट जा रहा है। ठीक है, इस तरह से करंट इस तरह से जा रहा है आपको। ठीक है, तो अपना हाथ को ऐसे कर्ल करना है, थंब किधर जा रहा है? इधर, माने राइट टू लेफ्ट। पर हमें निकालना कहां है? निकालना हमें पॉइंट O पे है, तो हम O पर आपका इमेजिन करेंगे राइट टू लेफ्ट इस तरह से। ये हमारा हो गया, इसको B1 कह देता हूं। ठीक है, अब आ जाता हूं इस पे सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में कैसा करंट है? इस तरह से है आपका, इस तरह से करंट घूम रहा है, तो इस तरह से कर लिया, थंब किधर गया? ऊपर गया। ठीक है, तो O पे आपका ऐसा ऊपर होगा, ये होगा B2 आपका। ठीक है, अब अगेन देखो यहां I दोनों में सेम है, A दोनों का सेम है, दूरी भी देखो X दोनों का सेम है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, तो इनका भी जो आपका रिजल्टेंट होगा वो 45 डिग्री बनाएगा। सिचुएशन सेम आ गया आपका, पर कॉन्सेप्ट आपका अलग लगा। वहां एक्सिस वाला यहां लग रहा है, इससे पहले आपका सेंटर वाला लग रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। In a certain region of space, electric field and magnetic field are perpendicular to each other. An electron enters perpendicular to both the fields, moves undeflected. The velocity of electron is. अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रीजन में घुसा जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी वो ऐसे निकल गया जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो सीधे चलता चला गया। इलेक्ट्रॉन था, वो सीधे चलता चला गया। यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, वो निकल गया आपका। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स तो लगाएंगे, पर नेट नहीं लग रहा। नेट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपका इक्वल हो गए और अपोजिट हो गए, तो एक दूसरे को कैंसिल करते रहे, तो नेट नहीं लग रहा। तो कितनी वेलोसिटी हो कि इन दोनों को कैंसिल कर दें, तो वो वेलोसिटी हमें देखनी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों जो फोर्स हैं उनको इक्वेट कर देते हैं। 90 डिग्री यहां पे ले चुके हैं डायरेक्शन, तो इसीलिए हम sin 91 होता है वो पार्ट हम डायरेक्टली लेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स हो गया आपका QE और मैग्नेटिक फील्ड वाला हो गया BQV। अब साइन थीटा होता है, BQV साइन थीटा, तो साइन 90 से वो 1 हो गया। ठीक है, अब QQ भी हटा देते हैं, Q आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो V कितना आ गया? V आ गया आपको E/B। E/B ये आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अगर इतना वेलोसिटी E/V जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला लगाया है और जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, उसके रेशियो में अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है तो वो इलेक्ट्रॉन सीधा चलता चला जाएगा,
अनडिफ्लेक्टेड। ये आता है अंदर आपका वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर में आपका ये आता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। Two wires of same length are shaped into a square and a circle. If they carry the same current, the ratio of magnetic moment is। अब दो वायर हैं, सेम लेंथ है, एक आपका स्क्वायर है और दूसरा सर्कल आपका है। ठीक है, पर इनका लेंथ सेम है। अगर लेंथ सेम है तो स्क्वायर का लेंथ कितना है, 4 है। इसका लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर। दोनों सेम होंगे, लेंथ सेम कहां है आप यहां पर क्वेश्चन में। तो यहां से हमको आपका क्या मिल जाता है, यहां से हमें मिल जाता है आर हो गया आपको a/2a/पाई, ये हमें मिल जाता है। आर बिकम्स 2a/पाई, ये हमें मिलता है। दोनों में एक रिलेशन मिल गया। अब दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा पहले जो नाम लिखा है उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है, बाद में जो लिखा है उसको डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहां देखो एक जैसे हैं, 2/पाई, पाई/2, पाई/4, 4/पाई। तो आप क्वेश्चन तक पहुंच के भी आपसे गलती हो सकता है ऑप्शन चूज करने में। तो पहला स्क्वायर लिखना है तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ये स्क्वायर का ले लेंगे, फिर सर्कल लिखा है तो मैग्नेटिक मोमेंट हम सर्कल का ले लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ए होता है, करंट इंटू एरिया। सो I इंटू एरिया कर देते हैं, ये हो गया I इंटू ए डैश, इसका एरिया कर देते हैं। दोनों में सेम करंट है इसलिए सेम I लिया, कैंसिल हो गया आपका। इसका एरिया जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा ए स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर। और सर्कल का कितना होगा, सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर बाई पाई, अब आर कितना है हमारा 2a/पाई है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा 4a स्क्वायर और नीचे पाई तो ऊपर में पाई स्क्वायर चला गया आपको। तो ये आपको कितना मिल गया, ये मिल गया आपको पाई/4। दिस कम्स आउट टू बी पाई/4। अब देखिए यहीं पे ध्यान देना है, अगर मैं ये सर्कल बाय स्क्वायर कर देता तो मेरा आ जाता 4/पाई और मुझे ये आंसर सही लगने लगता, जबकि ये आंसर गलत है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर जो पहले लिखा है उसको न्यूमरेटर में रखो, जो बाद में रखा है उसको डिनोमिनेटर में। सो आंसर है पाई/4। आगे देखते हैं। ए वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न कैरिंग ए करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। एक वायर है, एक ही टर्न है, आर रेडियस मान लो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बन गया μ0I/2R। If the same wire is looped into a coil of 2 turns carrying the same current, वही वायर को अब आपने 2 टर्न दे दिया। अब ध्यान दो, जैसे ही वही वायर को आप 2 टर्न दोगे, वायर का रेडियस कम हो जाएगा। वायर का रेडियस कितना हो जाएगा, जो नया रेडियस हो जाएगा वो पुराना का आधा हो जाएगा। तो यहां 2 टर्न आ गए। तो अब नया मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा रेस्पेक्ट टू पुराने वाले से। तो नया मान लो B' है तो ये हो जाएगा μ0। अब करंट भी चेंज होगा, जैसे आपने 2 टर्न लिया है करंट हो जाएगा 2I। इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है कि करंट भी आपका डबल हो जाएगा, जितना टर्न होता है उतना ज्यादा करंट बढ़ता जाता है। एक टर्न के लिए I, फिर 2I, 3I, ऐसे आप NI कर सकते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। और यहां 2 इंटू आर है तो 2 इंटू R' कितना है, R/2 हो गया आपको। ठीक है, R/2, ये 2 आपका ऊपर चला गया तो ये 4, ये B है आपका तो ये 4B के बराबर आ गया। ठीक है, पुराना अगर आपका B है तो 4B के बराबर आ गया, तो हमारा करेक्ट आंसर है 4B आपका। तो यहां कॉन्सेप्चुअली क्या है, ध्यान देने की बात यह है कि आप ये तो समझ सकते हैं कि हाँ जैसे ही 2 टर्न हुआ रेडियस छोटा हो गया, पर यह भी समझना है जैसे ही 2 टर्न हुआ करंट भी डबल हो गया। ठीक है, NI फॉर्मूला लगेगा करंट के लिए नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से। लास्टली देखिए, a circular coil of 50 turns radius 7 cm is placed in a magnetic field of 40 normal to the plane of the coil. If the coil current in the coil is 6 ampere, calculate the torque. इतना सारा इंफॉर्मेशन है, जैसे हमको इतना सारा इंफॉर्मेशन लगता है, हम लगते हैं कि चलो फॉर्मूला लगा देना है, BI/NA sin थीटा, हम फॉर्म सब पुट करके लगा रहे हैं, पर इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 0। क्यों 0 है, क्योंकि ये थीटा क्या है, यहां बोल रहे भाई नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल लिखा है तो इसका मतलब क्या है, थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा तो ठीक है। पर आपको ये समझना है जब आप ये टॉर्क निकालते हो उसी समय आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो थीटा है ये थीटा प्लेन के साथ नहीं है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो आपका
प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल के साथ कितना बनाएगा? नॉर्मल के साथ तो 0 डिग्री बनाएगा। और साइन 0 कितना होता है? 0, तो आंसर है 0 न्यूटन। ठीक है, सो ये आपको यहां पर इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, सो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।